नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 मार्च 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, SDSN। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। इस वर्ष वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष रिपोर्ट में 146 देशों को स्थान दिया गया है। फिनलैंड लगातार 5वीं बार विश्व का सबसे खुशहाल देश बना है। इसके बाद डेनमार्क का स्थान है। खुशी में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो हुई है सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में। अफगानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है। भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है। यह एक वर्ष पहले 139वें स्थान पे था और इस बार भारत की रैंकिंग है 136। 35वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया। यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण शेड्यूल को संशोधित किया गया था। इस मेले का आयोजन कोविड-19 के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स SSLR इकाई दिशांक नामक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। दिशांक ऐप को कर्नाटका स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। डिजिटल स्कैन और भू संदर्भित मानचित्रों की उपलब्धता ने ऐप को बनाना आसान बना दिया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिना बिलात्स्का, और ये पोलैंड की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। 40 सेमीफाइनलिस्ट कैरिबियाई द्वीप प्यूर्टो रिको में वापस एकत्रित हुए थे क्योंकि दिसंबर 2021 के फाइनल को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। कोरोना वायरस के कारण 2020 में इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। ट्रायंगल या तिराहे में ग्रीन या हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध प्रवासी थे जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। मेडागास्कर में भारतीय राज्य गुजरात के प्रवासी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं तथा गांधी जी गुजरात राज्य के पोरबंदर से ही संबंधित थे। अतः इन्हीं के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर की राजधानी में किया गया है। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। एमपीएन एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80%। 2021 में BPSC द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार SI प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है। एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं BPSC PT परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%।
7.7%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमिक पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन एकेडमिक करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन एकेडमी में कहाँ से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन एकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन एकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का। इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा। तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें। तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर। वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। भारत के संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। इस लिपि का संबंध किस भाषा से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संथाली। ओल चिकी लिपि, जिसे ओल चेमेट, ओल सिकी या ओल और कभी कभी संथाली वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है, संथाली के लिए आधिकारिक लेखन प्रणाली तथा भारत में एक आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु विशेष प्रावधान है तथा अनुवाद हेम्ब्रम पाठकों के लिए कानूनों, शक्तियों और समुदाय के मौलिक अधिकारों की गहरी समझ प्रदान करने में उपयोगी रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेशल्स। भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 सेशल्स रक्षा अकादमी सेशल्स में 22 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 115 द्वीप हैं। लामितीय का क्रेओल भाषा में मतलब दोस्ती होता है। यह वर्ष 2001 से सेशल्स में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षीय प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड।
नागालैंड विधानसभा सचिवालय ने चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक संलग्न की गई है। नेवा NIC क्लाउड मेघराज पर तैनात एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के लेजिस्लेटिव कार्य को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। नेवा पर अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर कुल 13 भाषाओं में जानकारी प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये विधानसभा पूछा गया था, इसीलिए नागालैंड सही जवाब हुआ। यदि विधानमंडल पूछा जाता यानी कि विधान परिषद या विधानसभा दोनों को मिला करके, तो सही जवाब बिहार होता, क्योंकि इससे पहले नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन यानी ई सदन बना था। हाल ही में चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इस उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था, ताकि शिकार के आधार में सुधार किया जा सके। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर और रामसर साइट में भी शामिल है। भारतीय और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तली का तीसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। यह अभ्यास 22 से लेकर 31 मार्च तक यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। दुस्तली का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। इस योजना का उद्देश्य त्रिपुरा के चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। त्रिपुरा सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चाय बागान श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त लाभों के तहत आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों में 75% महिलाएं ही हैं। पूरे त्रिपुरा में 54 चाय बागानों और 21 चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से चाय का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की ओर से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया, जो कि मुख्य रूप से 55 मुस्लिम देशों द्वारा प्रायोजित है। किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। डिजिटल वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की एक सूची है, जो जल के विभिन्न पहलुओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। यह जल सुरक्षित दुनिया के लिए साक्ष्य आधारित नीतियाँ और निर्णय लेने में मदद करता है। यह एक्वेरियम एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स कंपनी की एक पहल है। एक्वेरियम का इरादा लगभग 10 लाख युवाओं को जल, स्वच्छता, जल भूवैज्ञानिक विज्ञान और डेटा विज्ञान में प्रशिक्षित करने का है। वर्तमान में भारतीय जल बाजार अत्यधिक असंगठित है। हाल ही में शुरू की गई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत 26 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब बूढ़ी बरलाई गांव में की। अभियान के जरिए केंद्र सरकार का मकसद यह है कि देश भर के किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दस्तावेज घर घर पहुंचाना है, जिन्होंने यह बीमा करवाया हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था तथा इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। वर्ष 2020 से यूरोपीय संघ द्वारा स्टील, सीमेंट, उर्वरक,
एल्यूमिनियम और विद्युत के आयात पर CO2 उत्सर्जन लागत लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्बन टैरिफ प्रस्ताव यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन नीतियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वर्ष 1990 के स्तर से वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के कार्बन उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। इस टैक्स का पहला चरण 2023 ईस्वी से शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झूलन गोस्वामी। ICC महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे करियर का 250वां विकेट लिया। इन्होंने इंग्लैंड के टैमी ब्यूमॉन्ट को LBW आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा। 2007 में 24 वर्ष की आयु में इन्हें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इन्हें यह अवार्ड उस समय प्राप्त हुआ जब किसी पुरुष भारतीय क्रिकेटर को भी यह सम्मान नहीं मिला था। एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS शुरू करने की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता करने वाली किस शिक्षाविद का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीना स्वामीनाथन। प्रख्यात शिक्षाविद और चाइल्ड केयर विशेषज्ञ मीना स्वामीनाथन मोबाइल क्रेज के संस्थापकों में से एक थीं और बाल सुरक्षा, देखभाल एवं शिक्षा पर यूनेस्को तथा यूनिसेफ के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार भी थीं। इन्होंने प्री स्कूल बच्चों पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की अध्यक्षता के रूप में रिपोर्ट ऑन प्री स्कूल चाइल्ड 1972 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ICDS की स्थापना हुई। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। पुणे के लुल्ला नगर में आयोजित इस अभ्यास में भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स CTTF, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड, क्विक रिएक्शन टीम्स तथा सेना व पुलिस की बम डिस्पोजल टीमों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने हेतु पुलिस और सेना द्वारा की गई प्रक्रियाओं और अभ्यासों के समन्वय के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में किस देश में बोइंग 737 विमान अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। विमान ने 21 मार्च को दक्षिण पश्चिमी चीन के यून्नान प्रांत में मौजूद कनमिंग शहर के चंगसुई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस विमान को 3 बजे तक ग्वांगडोंग प्रांत के ग्वांझो पहुंचना था। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च 2022 को सेवा का संचालन करने वाला बोइंग 737 89P विमान मध्य उड़ान में तेजी से उतरा और टैंग काउटी, जो कि जुआंग स्वायत्त क्षेत्र में है, उच्च गति से जमीन पर गिरा, जिसमें सभी 123 यात्रियों और 9 चालक दलों के सदस्यों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार ने कितने प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप यानी वन लगाकर फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13। केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान को मिली शुरुआती सफलता के बाद अब देश की 13 प्रमुख नदियों, ये 13 नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, ब्यास, सतलुज, यमुना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी के संरक्षण का भी फैसला लिया है। इसका जिम्मा फिलहाल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संभाला है। इसने 24 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर बहने वाली इन 13 नदियों के वानिकी के जरिए संरक्षण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार की है। इस पर आने वाले सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। लगातार 114 हफ्तों तक WTA रैंकिंग में नंबर 1 रही किस खिलाड़ी ने मात्र 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने दौरे पर थकान की बात कही तथा यह भी कहा कि यह टेनिस में अपने गोल को हासिल कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के 2 महीने से भी कम वक्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने 15 खिताबों के साथ संन्यास ले लिया है। एशले बार्टी के नाम 3 ग्रैंड स्लैम खिताब भी दर्ज हैं। इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन, साल 2021 में विंबलडन तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 400 अरब अमेरिकी डॉलर। वाणिज्य मंत्रालय के
23 मार्च को जारी आंकड़ों के मुताबिक वस्तुओं का निर्यात 2021-22 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर था। हालांकि पिछला रिकॉर्ड 330 अरब डॉलर का था, जो कि 2018-19 में हासिल किया गया था। ICICI बैंक ने हाल ही में IPL की किस फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर एक नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। इस कार्ड का नाम चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड रखा गया है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि इसे CSK के फैंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। चेन्नई ने 4 बार IPL की ट्रॉफी अपने नाम की थी, 2010, 2011, 2018 और 2021। 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झूलन गोस्वामी। 19 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उतरने के साथ ही 39 वर्षीय भारतीय महिला खिलाड़ी और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय महिला कप्तान मिताली राज 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं और अब तक वह 230 से ज़्यादा वनडे मैच खेल चुकी हैं। एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया के बोर्ड की बैठक में टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पूर्व CMD एलिस गिवर्गिस वैद्यन और हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन संजीव मेहता को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल किया जाएगा। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। न्यूज में क्यों है? केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि यह वीजा शर्तों के उल्लंघन के बाद विदेशियों को राहत देने के लिए स्थानीय न्यायालयों से संपर्क करने के अधिकार के विषय पर देश के लिए दीर्घकालिक निहितार्थ के साथ एक कानून बनाने में मदद करे। सरकार ने विदेशियों द्वारा स्थानीय न्यायालय की ओर रुख करने के अधिकार के दायरे से जुड़े प्रश्नों की पड़ताल करने के लिए कहा है। भारतीय अनुसंधान का अनुच्छेद 19 एक विदेशी पर लागू नहीं होता है, जबकि अनुच्छेद 21 लागू होता है। ऐसी सूरत में स्थानीय न्यायालयों का रुख करने के उनके यानी विदेशियों के अधिकारों का दायरा क्या होगा? ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 19 जो है यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस भारतीय नौसेना स्टेशन को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, INS शिवाजी। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। इसमें नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो भारतीय नौसेना और तटरक्षक अधिकारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में INS शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में मान्यता किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह का पहला है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में किस एयरलाइंस के एक विमान को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया एयरलाइंस। साल 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH17 पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। MH17 विमान एम्स्टर्डम नीदरलैंड और कुआलालंपुर मलेशिया के बीच उड़ान भर रहा था। जब विमान पूर्वी यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में था तो यह एक मिसाइल से टकरा गया था। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। RBIH का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। RBI इनोवेशन हब ने महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के अस्थायी समाधान हेतु स्वनारी टेक स्प्रिंट की मेजबानी की। टेक स्प्रिंट का उद्देश्य भारत में महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, आप इस वीडियो लेक्चर का PDF एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं।
चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का वर्चुअल उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थापित यह गैलरी स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के विशिष्ट योगदान पर प्रकाश डालती है और स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह नई गैलरी देश में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने वाले बौद्धिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी चित्रण करेगी। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण संघों का गठन, आंदोलन का प्रसार, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, नौसेना विद्रोह के योगदान को भी गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।